गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए हमने हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा रखा है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बार मैग्नेट होता है वो एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के ही बराबर होता है। हम एक बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। आज हम एक फाइनाइट सोलेनोइड जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, उस फाइनाइट सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और हम पाएंगे कि जितना बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस फाइनाइट सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे भी है। मतलब दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये दोनों ही केसेस सेम हैं। इसका मतलब एक बार मैग्नेट फाइनाइट सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है। यही हम इस टॉपिक में आज करने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइनाइट सोलेनोइड है। लेट अस कंसीडर a finite solenoid of length L या of length 2L and having number of turns per unit length is L and N is number of turns per unit length and each turn has current I। हर एक टर्न में से I करंट फ्लो कर रहा है और उस I करंट के कारण सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम निकालेंगे। मान लो कि एक फाइनाइट सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है हमारे पास L नहीं है 2L है। 2L हम मान के चले हैं। सोलेनोइड में लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होते हैं। इसकी लेंथ है 2L। ये इसकी एक्सियल लाइन काम करेगी जो इसके दोनों एंड्स में से पास होगी, वो एक्सियल लाइन बनेगी और इसी एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमने P चूज किया और इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस सोलेनोइड के सेंटर से, यहाँ पे इसका सोलेनोइड का सेंटर हमने माना, इस सोलेनोइड के सेंटर से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट हमने चूज किया और इस पॉइंट P पे जिसकी डिस्टेंस R है, इस सोलेनोइड में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालना है। सोलेनोइड में सर्कुलर टर्न्स होते हैं। हर सर्कुलर टर्न की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। हमने रेडियस का नाम दिया ए इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल कैसे पाएंगे। हमने एक सर्कुलर करंट लूप के कारण, सिंगल सर्कुलर करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया था। नाउ पहले इसमें चलो ये लिख लें। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट magnetic field at axial point P।
इस एक्सियल पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। वो फॉर्मूला हम ये देखते हैं, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए single circular current loop on its axial point is given by एक सर्कुलर करंट लूप जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, उस सर्कुलर लूप के अगर एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी म्यू नॉट आई, ए अगर इसकी रेडियस है ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, और वी कैन से x is the distance of this circular current loop and point of calculation। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस सोलेनोइड के जितने भी सर्कुलर टर्न्स हैं उन सब सर्कुलर टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट P पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये सेंटर O, इसका नाम दे दीजिए। इस सेंटर O से x डिस्टेंस पे आपने ये एक सर्कुलर रीजन मान लिया है, और इस सर्कुलर रीजन की थिकनेस है dx। ये जो सर्कुलर रीजन आपने माना, इस थिकनेस इज dx, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस है x। अब इस dx थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने बताया था n है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस dx लेंथ में कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ dx इक्वल्स टू n dx। इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस dx रीजन में। अब इतने नंबर ऑफ टर्न्स के कारण कितना करंट हमारे पास होगा? एक टर्न में से करंट I है तो n dx टर्न में से करंट मिलेगा। टोटल करंट थ्रू और टोटल करंट इन n dx टर्न्स, वो हमारे पास होगा I इंटू n dx। ये हमारे पास टोटल करंट होगा। अब इस स्मॉल रीजन में इतना करंट है, इस करंट के कारण पहले हम इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, फिर बाकी जो रीजन बच गया है उस रीजन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो पहले इस स्मॉल रीजन के लिए निकालते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I n dx, ये जो करंट था, इस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये रीजन हमने स्मॉल लिया है, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस रीजन के कारण वो भी हम स्मॉल ही नाम देंगे। हमने नाम दिया dB इक्वल्स टू म्यू नोट। अब यहां से आप देखिए, ये भी सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर टर्न था, ये भी सर्कुलर है, बस इसमें एक टर्न था, इसमें n dx है। एक टर्न में करंट I था, n dx में है I इंटू n dx, इतना ही तो फर्क है।
तो म्यू नोट सेम रहेगा, आई की जगह लिखेंगे आई एन डी एक्स, साथ में ए स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ भी हमने रेडियस ए ही मानी है, अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर करंट लूप एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एक्स थी यहाँ पे, यहाँ कितनी है, इस सर्कुलर रीजन और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस हम निकालेंगे। आपको ये पता है ये पूरी डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस बनेगी r माइनस x। तो यहां पे x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे r माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2। इस तरह से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर रीजन के कारण जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया और इस मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन क्या देंगे, डायरेक्शन सोलेनोइड के केस में आपने देखी थी कि एक्सियल पॉइंट के या एक्सियल लाइन के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये हमने टर्न्स दिखाए हैं, मान लो ये अंदर की तरफ था, ये बाहर, तो करंट अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आएगा तो हम फिंगर्स को रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब हमारा इस तरफ आया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी यही, मतलब एक्सियल लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो। खैर पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो ये dB हमारे पास आ गया है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड we will integrating on both side dB equals to mu naught in dx a square upon 2 a square प्लस r माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इस एंड से लेकर इस एंड तक। अगर पूरा लेंथ 2l है तो यहाँ पे मैंने कहा कि दिस इज एट पॉइंट माइनस l एंड दिस इज एट प्लस l। अब भी लेंथ 2l ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, l माइनस ऑफ माइनस l, मतलब 2l ही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, यहाँ पे ये कंडीशन हमने कर दी। अब यहाँ इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ हम इसमें करेंगे, कुछ अजम्पशंस हम यहाँ लेंगे, और वो अजम्पशंस ये हैं कि हम अगर ये मान लें कि ये जो r डिस्टेंस है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस रेडियस a। आप देख ही रहे हैं रेडियस तो बहुत कम है, r बहुत ज़्यादा है। सो हम यहाँ मान के चलेंगे, नाउ इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पे r अगर हमारे पास l से बहुत बड़ा हो, r a से भी बहुत बड़ा है, और साथ में r ये जो l हमने लिया है इससे भी बहुत बड़ा हो, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लेंगे। सो सेकंड कंडीशन है एंड r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। सो यहाँ से आप देखिए जब r a से भी बहुत बड़ा है, r इस l से भी बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली r इस x से तो बहुत ही बड़ा होगा। r अगर इस x से बहुत बड़ा है तो हम r के कंपैरिजन में पहले x को कैंसिल करते हैं, एंड इट मीन्स r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। सो वी कैन नेग्लेक्ट x एज कंपैरिजन टू x एज कंपेयर टू r। तो यहाँ तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इंटीग्रेशन से, इस तरफ अभी हमें करना नहीं है,
ये हम जो अजम्पशंस हमने मानी है ये पुट करेंगे। म्यू नोट आई एन डी एक्स ए स्क्वेयर अपॉन 2, x को कैंसिल कर दिया r के कंपैरिजन में, तो सिर्फ बचेगा आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर एंड इट्स पावर इज 3/2। अब सेकंड हमने ये भी कहा है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो अब r के कंपैरिजन में a को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास सिर्फ बचेगा b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -L2 प्लस L म्यू नोट आई एन ए स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 2, ए को कैंसिल कर दिया है, r रेज टू पावर 3। ये हमारे पास इस तरफ बचेगा। अब यहां पे आप देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो यहां जो भी फैक्टर बचेंगे dx या x को छोड़कर वो सब कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो हम उन सब को इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। तो यहां बच्चों हमें मिलेगा म्यू नोट आई एन ए स्क्वेयर अपॉन 2r³ इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा -L2 प्लस L और साथ में dx। जब आप dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बचेगा x। b इक्वल्स टू म्यू नोट आई एन ए स्क्वेयर अपॉन 2r³ और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट -L2 प्लस L जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा म्यू नोट आई एन ए स्क्वेयर अपॉन 2r³ और इसकी वैल्यू बनेगी 2L। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। यहां से b इक्वल्स टू म्यू नोट आई एन ए स्क्वेयर इंटू 2L अपॉन 2r³। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस फाइनाइट सोलेनोइड जिसकी लेंथ L है, उस फाइनाइट सोलेनोइड के कारण हमारे पास आया है। अब इसमें यहां पे आप देखिए कि जो आपके पास म्यू नोट है वो तो एज इट इज n इंटू 2L means total number of turns in length 2L into current into area। एरिया यहां पे हमारे पास ये a स्क्वेयर है, अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कराऊं इसको, पाई से ही डिवाइड कराऊं इसको, तो ये बनेगा पाई a स्क्वेयर और नीचे बनेगा 2 पाई r³। ये हमारे पास फैक्टर बना। अब इस फैक्टर में आप देखिए एक टर्म हमारे पास होती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हम लिखते थे कि m इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। अगर एक टर्न है तो यहां पे एक ही टर्न का करंट आएगा, एरिया भी एक का ही। 2 हैं तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 3 टर्न होते तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कराते। अब हमारे पास इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस पूरे फैक्टर को करंट इनटू एरिया को हमने मल्टीप्लाई कराया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 2L। कहने का मतलब अब भी हमारे पास ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इस पूरे फैक्टर की जगह b इक्वल्स टू म्यू नोट m, और स्मॉल m लिख लो या कैपिटल M लिख लो। हम कैपिटल M लिख लेते हैं क्योंकि कल मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखा था। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू नोट m अपॉन 2 पाई r³।
इस फैक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं और 2 से डिवाइड कराएं तो हमारे पास बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नोट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट सोलेनोइड, जिसकी लेंथ हमने 2l ली है। ये इस फाइनाइट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है। आप मुझे ये बताइए कि जब हमने कल एक बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था, तो वो एक्सियल पॉइंट पे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड क्या यही नहीं आया था? वहां भी यही मैग्नेटिक फील्ड था और यहां भी वही मैग्नेटिक फील्ड है। ये बार मैग्नेट का और वो है सोलेनोइड का। इसका मतलब एक बार मैग्नेट एक फाइनाइट सोलेनोइड के ही इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का सेम इफेक्ट है, तो दोनों बराबर ही होंगे। और यही हमारे टॉपिक का नाम था, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, और यही हमें करना था। ये था हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसमें हमने ये दिखाया कि एक बार मैग्नेट एक सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसका नाम ये भी दे सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो इसका ये नाम भी दे सकते हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, by using compass needle, अब कैसे हम इस कंपास नीडल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे वो देखिए। मान लो कि आपके पास ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वैल्यू है b। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंपास नीडल को रखा। सो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ी हो सकती है लेकिन सीधी लाइन रहेंगी, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर बता सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंपास नीडल रखा और वो कंपास नीडल हमने रखा कुछ इस तरह से। ये कंपास नीडल है और इस कंपास नीडल का ये पॉइंट काम करेगा साउथ का, ये काम करेगा नॉर्थ का। तो ये तो बना साउथ और ये बना नॉर्थ। ये जो कंपास नीडल है, अब इसमें देखिए ये साउथ और ये नॉर्थ, और मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन भी होती है साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल साउथ टू नॉर्थ। और इसने एंगल बनाया थीटा। ये मैग्नेटिक डाइपोल एंगल थीटा पे रखा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वैल्यू हमने मान ली है b है। ये b ही निकालना है कि है कितना।
कैसे निकाल पाएंगे आप देखिए। नाउ सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बी नाम से दिया, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, और दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल, इसको हम डिनोट कराएंगे कैपिटल एम से। सो यहां पे अब इस मैग्नेटिक डाइपोल पे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अननोन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना लगेगा? जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टोटल फोर्स तो जीरो बनेगा, लेकिन टॉर्क नॉन जीरो आएगा। सेम चीज यहां भी वही कंडीशन है। जब हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल बोल लो या कंपास नीडल बोल लो, इसको इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो बनेगा बच्चों, लेकिन टॉर्क नॉन जीरो आएगा। वो टॉर्क हम देखते हैं कितना आएगा। सो टॉर्क कैसे लगेगा आप देखिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये साउथ है, ये नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल को चाहेगा कि ये साउथ तो चाहेगा कि नॉर्थ मेरी तरफ आए, ये साउथ है, तो ये साउथ चाहेगा कि नॉर्थ मेरी तरफ आए, और ये नॉर्थ चाहेगा कि साउथ मेरी तरफ आए। तो ये दोनों इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ये इसको तो नीचे की तरफ खींचेगा, इस एंड को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो यहां पे ये कुछ रोटेशन होगी। यहां से इस कंडीशन से ये एक रोटेशन इसमें आएगी, और अगर रोटेशन आ रही है तो इस पे कुछ ना कुछ टॉर्क लगा होगा। अब फोर्स कितना है? फोर्स अब हम कह रहे हैं कि भाई फोर्स लगा तो ये ऐसे आया, लेकिन नेट फोर्स देखिए, ये फोर्स डाउनवर्ड और ये फोर्स अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां भी इतना ही, यहां भी इतना ही, तो फोर्स यहां जितना उतना ही यहां, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स बनेगा इस कंपास नीडल पे वो आएगा जीरो। लेकिन टॉर्क हमारे पास इस कंपास नीडल पे आएगा, और वो मैं लिख रहा हूं mb साइन थीटा। ये आप पढ़ चुके हैं। जब हमने एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो करंट लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल का काम कर रही थी, मतलब वहां भी हमें नॉर्थ और साउथ मिल रहा था। तो जब वहां इस करंट लूप ने मैग्नेटिक डाइपोल बनाया तो मैग्नेटिक डाइपोल पे वहां भी हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाएगा। वो टॉर्क हमने निकाला था, आपको ध्यान हो, टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे ये टॉर्क इसको रोटेट कराएगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। जैसे हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ मूव कराएं तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है। वैसे ही जब हम इस स्प्रिंग या इस डाइपोल को रोटेट कराएंगे इस टॉर्क के साथ, तो इतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें जनरेट होता रहेगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से, रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि इससे अपोजिट रहेगा डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम दिखाएंगे टाउ इक्वल्स टू माइनस mb साइन थीटा। तो एक तो कंडीशन ये आ गई है, एक्सप्रेशन 1, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। दूसरा, आपने +1 क्लास में टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों में एक रिलेशन और भी पड़ी है। वो रिलेशन थी हमारे पास टाउ इक्वल्स टू, वी नो दैट
tau equals to I alpha. Alpha is the angular acceleration and I is the moment of inertia. क्योंकि ये कंपास नीडल जब रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे तो इसमें कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका होगा। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया है आई है, और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस टॉर्क। तो यहां पे अब इस इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो हम दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get I alpha equals to minus mb sin alpha, या सॉरी sin थीटा। अगर हम ये कह दें कि दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इस साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं थीटा। कब? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ये भी मैथमेटिक्स का एक ये यूज हमने किया है, क्योंकि जब आप साइन थीटा को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो वो आता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। हमने कहा थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा क्यूब तो और भी स्मॉल आएगा, तो हमने हाइयर ऑर्डर टर्म्स को कैंसिल कर दिया, जीरो कर दिया, सिर्फ थीटा बना। सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। सो यहाँ से अब हमने लिखा आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन होती है डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब इसका दोबारा डेरिवेशन होगा तो डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो अल्फा को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, यही हमने लिखा, और माइनस एम बी साथ में आ गया है ये एंगल थीटा। अब इसके बाद यहां पे हमें इसको सिर्फ सोल्व करना है, और सोल्व किस तरह से करना है आप देखिए। क्या मैं इस आई को यहां नहीं लिख सकता एम बी अपॉन आई, और ये बनेगा थीटा। सो ये आई जब यहां से उस तरफ चला गया तो ये तो नीचे आ गया है, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस एम बी अपॉन आई, और ये थीटा। अब यहां पे आप देखिए कि ये जो हमारे पास बन रहा है ये कुछ वैसी ही कंडीशन है जैसी आपने एक स्प्रिंग के केस में आपने यहां पे किया था, जो स्प्रिंग के केस में था या ओसिलेशन के केस में आपने किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने ये रिलेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो टॉर्क हमने लिया है, टॉर्क इक्वल्स टू, यहां पे हम यही चीज इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए कैसे, F की जगह हमने लिखा एम ए और माइनस के एक्स, एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर और इक्वल्स टू माइनस के एक्स, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर अपॉन एम नीचे आ गया है। इस के अपॉन एम को आपको ध्यान हो तो हम इसको नाम देते थे ओमेगा स्क्वेयर। कहने का मतलब के अपॉन एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर, या ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो अब यहां पे आप देखिए डी स्क्वेयर एक्स
अपॉन डी टी स्क्वेयर, और ये सब +1 की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में था जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ आप देखिए दोनों को मैच करा लीजिए। डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर की जगह है हमारे पास डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, और इस एम बी अपॉन आई की जगह है हमारे पास के अपॉन एम, थीटा की जगह है एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप टाइम पीरियड निकालते थे तो वो टाइम पीरियड हमारे पास था t इक्वल्स टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर, मतलब मास, वहाँ मास होता था, अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये स्प्रिंग फैक्टर होता है k, स्प्रिंग फैक्टर, मतलब हम लिखते थे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये हम लिखते थे, ये हमने निकाल रखा है +1 क्लास में। उसी चीज़ का हम यहाँ आज यूज करेंगे। इस टाइम पीरियड से हम रिलेट कराते हुए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका टाइम पीरियड लिखेंगे। तो वो t इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया फैक्टर था, रोटेशन मोशन में मास ऑफ इनर्शिया हम उसको बोलते हैं, और वो इनर्शिया हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो उस इनर्शिया फैक्टर की जगह हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन स्प्रिंग फैक्टर के था के अपॉन एम, एम बी अपॉन आई। तो यहां पे आई की जगह तो मैंने, या एम की जगह तो मैंने आई रखा, और एम बी इसको मैं रखूंगा के की जगह, तो ये बनेगा एम बी। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है इस कंपास नीडल के ओसिलेशन का। ये भी ओसिलेट करेगी, टॉर्क लग रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ओसिलेट करेगी, उसका टाइम पीरियड ये आया है। इसे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये अंडर रूट हटेगा तो इस तरफ बनेगा स्क्वायर, टी स्क्वायर और 2 पाई का होल स्क्वायर, या ये लिख दो 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन एम बी। यहाँ से b इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट अननोन मैग्नेटिक फील्ड, जिस अननोन मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कंपास नीडल को रखा था। ये वो अननोन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा। सो इस तरह से हम एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस कंपास नीडल की या इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोजीशन चेंज करा रहा है, और वो टॉर्क चाहता है कि ये कंपास नीडल या ये मैग्नेटिक डाइपोल, इसकी डायरेक्शन वही हो जो इस मैग्नेटिक फील्ड की है। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों टॉर्क लगा रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल और उसके खुद की डायरेक्शन सेम हो। वो अपने डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल को अलाइन करना चाहता है, इसीलिए ये टॉर्क लगेगा। जैसे ही दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, मतलब ये कंपास नीडल या ये मैग्नेटिक डाइपोल जो ऐसे रखा है, रोटेट करता करता ऐसे आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम, एम और बी पैरेलल, पैरेलल थीटा 0, टॉर्क भी 0, फिर वो टॉर्क नहीं लगाएगा। और यही चीज आपने जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था, वहां भी सेम कंडीशन ऐसे ही थी, अगर आपको याद हो तो। सो अब ये
टॉर्क इसको चाहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए। अगर हम इस टॉर्क के अगेंस्ट कोई वर्क करें तो वो वर्क इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। आपको पता है कि जब भी हम वर्क करेंगे किसी फोर्स के अगेंस्ट तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमें निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल सो यहां पे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा mb sin थीटा। we know that torque on a magnetic dipole due to magnetic field B is tau equals to mb sin थीटा। इतना टॉर्क लगाएगा। अब अगर हम इस टॉर्क के अगेंस्ट कोई वर्क करें तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सो इफ वी डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क, some work against this torque, then this work will be stored as potential energy of magnetic dipole। तो पहले हम वर्क निकाल लें। वर्क निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही आएगी जितना वर्क है। तो मेन काम हमारा यहाँ पे वो वर्क निकालना है जो हमने किया है इस टॉर्क के अगेंस्ट। कैसे करेंगे? मान लो कि हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को स्मॉल एंगुलर रोटेशन दिया, तो स्मॉल एंगुलर रोटेशन में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क भी स्मॉल आएगा। किस टॉर्क के अगेंस्ट किया? इसके अगेंस्ट हमने किया है। तो यहां पे सपोज डी थीटा इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण आती है। तो जब हम इस डाइपोल की पोजीशन चेंज करेंगे तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये भी आप समझ सकते हैं। Suppose d theta is angular displacement and the work done in this small angular displacement is also small and its value is tau d theta। किसके अगेंस्ट? इस टाउ के अगेंस्ट। और कितना? d थीटा। ये वो वर्क डन है। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लिखते हैं dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स की जगह रखेंगे टाउ और dx की जगह रखेंगे d थीटा। अब जो टाउ हमारे पास है वो टाउ है mb साइन थीटा। इस टाउ की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो है mb साइन थीटा, mb साइन थीटा और d थीटा। ये है वो नेट वर्क डन इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को कहां से कहां तक रोटेशन दी है, कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया वो पता होना चाहिए। मान लो कि हमने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 से लेकर
2 थीटा 2, इतना हमने कराया। तो इस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वर्क डन के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये बनेगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इंटीग्रेशन। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो बनेगा वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू एम बी, यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर रखा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, सो माइनस एम बी या एम बी माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये लिमिट जो थी थीटा 1 से थीटा 2, एम बी माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और यहाँ पे आप देखिए कि लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा जब हम रोटेशन देंगे इसे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब उसके बाद हमारे पास, और इसमें ये बात भी ध्यान रखने की है कि एक माइनस तो पहले से ही है और एक माइनस यहाँ आएगा, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, सो माइनस कोस थीटा 2 से प्लस कोस थीटा 1, सो नेट वर्क डन इक्वल्स टू एम बी माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1, ये वर्क डन आया और इसे हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर पुट कर दें। अब इस थीटा 1 और थीटा 2 ये तो हमने आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू मानी है, अगर हम वैसे वैल्यू मान लें तो क्या आएगा। मान लो कि थीटा 1 90 डिग्री था और थीटा 2 है हमारा 0 डिग्री, तो हम कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इसको यहाँ देखिए, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कोस थीटा 2, ये माइनस का है ये प्लस का। अब मान लो इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा, तो कितनी वैल्यू बनेगी। वर्क डन इक्वल्स टू एम बी माइनस कोस थीटा प्लस थीटा 1 की जगह 90 तो कोस 90 0, कहने का मतलब माइनस एम बी कोस थीटा। अब यहाँ आप देखिए ये मैंने क्या कर दिया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच ही डिफाइन हो सकती है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछ ले तो आपको वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये तरीका निकाल लिया। हालांकि हर जगह 2 ही पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल, लेकिन यहाँ तो मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी वैल्यू है थीटा, उस पे पोटेंशियल एनर्जी बता दी है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में ही बता पाएंगे। यहाँ भी 2 पॉइंट्स के बीच में ही है, लेकिन एक मैंने इस तरह से चूज कर लिया कि उस एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गई। तो एक पे अगर 0 कर दी तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे पे ही टोटल एनर्जी बता पाएंगे। ये एनर्जी फिर जो बता रहे हैं ये एक ही पॉइंट की आई है, क्योंकि दूसरे पे तो 0 है। सो इस तरह से हम एक पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए तो उसे डिफाइन कर सकते हैं, u इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस लगा है तो हम लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसको कंपेयर कराइए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, माइनस पी डॉट ई।
ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी थी, ये मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है। क्या डिफरेंस है? वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। बस यही तो डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब यहाँ पे आप स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केसेस, और इसमें अभी एक इंटरेस्टिंग बात और बचती है, वो लास्ट में हम बताएंगे कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग है इस पोटेंशियल एनर्जी के केस में। देखिए स्पेशल केस में हम जानते हैं कि U इक्वल्स टू -mb cos थीटा, नंबर 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, कोस 90 0, तो U इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन U इक्वल्स टू -mb, क्योंकि कोस 0 हमारे पास बनता है 1। सो यहां पे ये जो हमारे पास आ गया है U इक्वल्स टू -mb, इस केस में ये मिनिमम पोटेंशियल, देखो ये नेगेटिव में है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पे ये 0 थी, ये नेगेटिव में है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहां पे इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जो इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन होगा, वो इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन होगा अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तब की मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? थीटा 0 का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की थी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल की, तो उस कंडीशन में टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी मिनिमम, कम से कम रहेगी। क्यों रहेगी कम से कम? क्योंकि आपको पता है कि जब टॉर्क लग ही नहीं रहा है तो हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे? जब हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर कहां से होगी? तो थीटा 0 डिग्री के केस में साइन 0 0, टॉर्क 0, तो वर्क डन भी मिनिमम, वर्क डन मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम, और उसकी वैल्यू है इतनी। अब यहां टॉर्क 0 है, फोर्स भी 0 है, तो हम उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन का नाम देते हैं। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं क्यों बोल रहा हूं? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर डाइपोल को आपने, जैसे मान लो यहां मैं बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ है। यहां डाइपोल रखा है इस तरह से कि इसका साउथ इस तरफ, इसका नॉर्थ इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये। अब यहां फोर्स और टॉर्क 0 है, तो मैंने कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज करा दूं, सपोज कर लो कि मैंने इसकी पोजीशन यहां से ऐसे कर दी है, तो यहां बन गया नॉर्थ और यहां आ गया साउथ। जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूंगा, ये वापस रोटेट करता हुआ उसी पोजीशन पे आएगा, ऐसे आएगा। छोड़ा था मैंने ऐसे, वापस आ गया है ऐसे। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ऐसी कंडीशन में +1 में हमने इसको देखा है कि अगर एक पार्टिकल को मैं यहां छोड़ दूं, तो वो पार्टिकल मान लो पहले यहां था, मैंने कहा दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में या कोई भी इक्विलिब्रियम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है।
ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां इस पार्टिकल को जो इक्विलिब्रियम में था, अगर किसी तरह मैंने यहां ले आया और मैंने यहां से छोड़ दिया, तो आप इसको नॉर्मली छोड़िए, आप जानते हैं कि वापस नीचे की तरफ आएगा और यहीं आके रुकेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुकेगा, तो हम उसका नाम देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है इफ थीटा, या थर्ड केस है इसमें, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि साइन 90 हमारे पास होता है 1, सॉरी साइन 90 नहीं, साइन 180, अरे साइन 180 नहीं भाई, कोस 180 है। सो जब कोस 180 पुट करेंगे तो कोस 180 तो हमारे पास -1 होता है और माइनस माइनस प्लस, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहां पे भी थीटा 180 पे टॉर्क तो अब भी जीरो है, टॉर्क अब भी जीरो है, इसका मतलब अब भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, इसमें आप देख लो, मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और थीटा 180, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ था, ये साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल का ये नॉर्थ और ये साउथ अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल। अब अगर मैं इसको किसी तरह से थोड़ी पोजीशन चेंज कर दूं और मैंने मान लो कि इसको कर दिया है ऐसे, तो ये बन गया साउथ, ये बन गया नॉर्थ, आपको लगता है कि क्या ये वापस इस पोजीशन से इस पे चला जाएगा? इस पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये नॉर्थ को ये नॉर्थ आने ही नहीं देगा और इस साउथ को ये साउथ आने ही नहीं देगा, तो ये इसको दूर भगाएंगे तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आने देंगे, इसको रोटेशन ज़्यादा देंगे, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, तो हम उसका नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन थी, ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन मैग्नेटिक और स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। मैंने कहा था कि हम केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और जो भी फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो, आपने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो V इज दी वेलोसिटी, तो जो भी फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, और उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आपने लिखा था U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये जो Q1 इंटू Q2, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन की थी चार्जेस के कारण, वो पोटेंशियल एनर्जी यहां आप मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक चार्जेस, मतलब
मैग्नेटिक पोल्स के कारण जो m स्मॉल m से हमने डिनोट कराए थे, उन मैग्नेटिक पोल्स के लिए हम कोई भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, फिर ये क्या थी? ये तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, खुद मैग्नेटिक चार्ज की नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये हमने एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में निकाली थी, ऐसी कोई एक्सप्रेशन हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में नहीं निकाली है। बस आप ये ध्यान रखिए, मोटे तौर पे आप ये ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।